जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणा ई क्लासरूम में। हम यहाँ पे पढ़ रहे थे चार्ज की दुनिया और आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 30। हम 12 लेक्चर हम इसके कर चुके हैं और आज हम जिस टॉपिक से शुरुआत करेंगे उस टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप बच्चों अपनी कॉपियां निकाल लीजिए, एक सही जगह पे बैठ जाइए, पेन वेन लेके प्रॉपर आपको नोट्स बनाना है और जैसे आप क्लास में करते हैं सेम वैसे ही आपको फॉलो करना है। क्लियर? तो हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक, उसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस टॉपिक में क्या कैलकुलेशन नहीं है ज्यादा ना, गणित ज्यादा नहीं है, बस फील है वो फिजिक्स है इसके अंदर, तो आपको उस चीज को एंजॉय करना है। तो आप आराम से बैठिए, टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, इजी सा टॉपिक है। तो आइए मैं आपको एक टॉपिक शुरू करवाता हूं। तो टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लीजिए आपको घंटा नहीं पता इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और आपके एग्जाम में आ जाएगा भाई साहब लिखो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। मान लीजिए आप बोर्ड का एग्जाम लिख रहे हैं और आपको घंटा पढ़ के नहीं गए कुछ भी और आपको नाम लिखा हुआ मिला इक्विपोटेंशियल सरफेस, तब भी जो आप लिखेंगे ना बच्चों वो सही जवाब लिखेंगे। क्या? क्योंकि नाम में सब कुछ बता रहा है। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, सरफेस मतलब सरफेस, मतलब एक ऐसा सरफेस, सुनना मेरी बात को, एक ऐसा सरफेस, वो सरफेस आपके पास में हो सकता है फिजिकली एग्जिस्ट करे या फिर हो सकता है फिजिकली एग्जिस्ट ना करे। मैंने बोला यहाँ पे एक सरफेस एज्यूम कर लो, एक इमेजरी सरफेस मानो तो वो भी हो सकता है। मैंने बोला यहाँ पे एक स्फीयर है तो हाँ वो भी हो सकता है। मतलब एक ऐसा सरफेस जो रियल भी हो सकता है, जो एग्जिस्ट करता हुआ भी हो सकता है या फिर इमेजरी हो, कोई भी हो। तो मैंने बोला एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम हो, हम उसे क्या बोलते हैं दोस्त? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। समझ में आया? तो हम सीधी अपनी भाषा में क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं भाई साहब इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है, वो सरफेस इमेजिनरी भी हो सकता है और फिजिकली एग्जिस्ट भी करता हुआ हो सकता है। एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की जो वैल्यू है दोस्त वो क्या आए आपके पास में, सेम आए, तो हम उस सरफेस को क्या बोलते हैं बच्चों? उस सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बताइए ये कुछ बड़ी बात है क्या? नहीं, नाम में सब कुछ छिपा हुआ है। हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें? मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम बात करते हैं सर, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशंस वगैरह सब चीजें मैं आपको स्लाइड के थ्रू या फिर आपको ऊपर स्क्रीन में दिखाई दे जाएगी, तो आप वहां से छाप लीजिएगा। छापने की कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको पहले बात समझ लीजिए, जो भी बातें मैं बोलूंगा सब आपको लिखी हुई मिलेगी पॉइंट टू पॉइंट, पर आप पहले बात को समझ लीजिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में समझ में आ गई। ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहले तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए, आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही है, आप डेफिनेशन पहले छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है आपके पास में? इसमें लिखा हुआ है इफ पोटेंशियल ऑफ ए सरफेस ब्रैकेट इमेजिनरी और फिजिकली एग्जिस्टिंग इज सेम थ्रू आउट देन सच सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। छाप लिया बच्चों? ठीक है। अब अपने आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। किस चीज की बात करेंगे हम? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपके पास में इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, हम पहले छापने से पहले चीज को समझ लेते हैं ना पहले। अब सुनो, पहली बात तो आपको ये बोला गया, मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बहुत सिंपल सी बात अपने करेंगे। इसका मतलब क्या सर जी? इस ए पॉइंट का, इस बी पॉइंट का, इस सी पॉइंट का, ऐसे कितने ही पॉइंट क्यों ना पकड़ लो इस सरफेस पे, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो क्या होगा आपके पास में? VA, VB और VC होगा। सही बात है सर, ऐसा क्यों है? नाम ही है इसका भाई, मतलब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का। ठीक है सर जी, तो प्रॉपर्टीज बताओ। तो प्रॉपर्टीज भाई, पहली बात तो ये, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, जो EFI होगा, वो हमेशा क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। मैंने लिखा EFI कौन सा? नेट। EFI नेट will be always perpendicular to equipotential surface। हम आपको प्रॉपर्टीज लिखी हुई भी मिलेगी, आपको मैं एक स्लाइड लिखाऊं वहां पर सब दिख जाएगा आपको, पर आप अपनी भाषा में एक बार आप सुन लीजिए, बाद में आपको लगे कि नहीं ये अच्छा लग रहा है वो नहीं, तो आप पीछे कर छाप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप सुन लीजिए मेरी बात को। मास्टर बोल रहा है EFI नेट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? क्या मैंने बोला बाबर भारत में अब आया तो अब आया, सर कोई लॉजिक नहीं है क्या? नहीं, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। तो सर जी रीजन सोचो, इसका रीजन सोच कि EFI इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों होगा, इस बात का रीजन सोच, फिर अपने उस पर चर्चा करते हैं। दिमाग को चलाएगा, दिमाग नहीं फटेगा, मैं गारंटी देता हूं। डरना नहीं है भाई, दिमाग चला, सोच के बता कि भाई साहब इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर EFI क्यों होगा। अरे दिमाग की बत्ती जली क्या? जवाब मिला क्या?
ठीक, अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों होगा। आपने सोच लिया होगा, आई होप। अब मुझे पता नहीं, आप सामने होते ना पूछ लेता आपसे, तो नहीं है, जैसे भी हैं कर रहे हैं काम अपना। तो हमने बोला भाई साहब कि सरफेस EFI नेट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा क्यों? मेरी बात सुन, अगर मान ले EFI ऐसा होता, EFI या तो परपेंडिकुलर होता, अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो क्या होगा? या तो इसकी डायरेक्शन में होगा और या फिर इससे कोई एंगल बना रहा होगा। दो ही चीजें पॉसिबल है, या तो EFI इसकी डायरेक्शन में होता या फिर EFI इससे कोई एंगल बना रहा होता। ठीक है सर जी, दो ही केस पॉसिबल है ना, या तो परपेंडिकुलर है, वो तो मास्टर बोल ही रहे हैं। अब हम ये समझ रहे हैं ऐसा क्यों है, तो मैंने बोला मान लिया एक बार EFI के दो हैं, एक या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आपके पास। ठीक, अब सोच अगर इसकी डायरेक्शन में, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की डायरेक्शन में EFI है, तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते दोस्त? डेल्टा V का फॉर्मूला होता है -E.dl। पढ़ा है ना ये बहुत देर पढ़ा, ये तो हमने बहुत आराम से पढ़ा। अगर ऐसा है तो आपको समझ में आ गया सर जी, अगर इस DL की डायरेक्शन में, DL के डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, मैं A से B जा रहा हूं, और अगर A से B जाने में इसकी डायरेक्शन में कुछ EFI आ गया तो यहां पे डेल्टा V भी आ जाएगा। पर डेल्टा V कितना है? 0। तो डेल्टा V 0 है तो या तो E 0 हो, डेल्टा V को 0 करने क्या तरीका है? या तो E 0 हो या फिर E और एंगल के बीच में, जो E और DL के बीच में एंगल है वो क्या होना चाहिए? 0। तो आप क्या बोलेंगे? फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होना चाहिए दोस्त? डेल्टा V कितना आना चाहिए तेरे पास? 0। और अगर डेल्टा V 0 आना चाहिए, इसकी दो कंडीशन हो सकती है। पहला क्या हो सकता है तेरे पास? या तो E 0 हो, E 0 क्लियर, और या फिर क्या हो? E एंड DL में जो थीटा है वो कितना है? 90। एंगल बिटवीन E एंड DL विल बी 90 डिग्री। दोनों में से कोई एक काम हो जाए। बच्चे वापिस समझ मेरी बात को, अपनी वापिस समझते हैं। हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा ये है कि मास्टर ये बता रहा है कि जो नेट EFI होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैंने बोला मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता तो हम दिमाग लगाते हैं। तो मैंने बोला कि डेल्टा V का एक्सप्रेशन ये आता है ना आपके पास में, और आपको पता है अगर A से B में अगर आप चेक करेंगे, A और B के बीच में डेल्टा V कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और अगर डेल्टा V की वैल्यू 0 करनी है दोस्त, मतलब इस टर्म की वैल्यू 0 करनी है। अब इस टर्म की वैल्यू 0 करने के दो तरीके हैं, या तो E को 0 कर दो, या तो आपका क्या 0 हो जाए? E 0 हो जाए, या फिर दूसरा तरीका एंगल बिटवीन E और DL 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि ये क्या बनेगा? EDL cos थीटा ना, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos 90। इतनी बात चमक रही है दोस्त? इसको यहां पे लिख देते हैं अच्छे से, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस डेल्टा V शुड बी 0 फॉर दिस, या तो क्या होगा आपके पास में? E मस्ट बी 0, या तो E 0 हो जाए, या फिर सेकंड केस क्या हो सकता है? ये तो फर्स्ट केस हो गया आपके पास में, और सेकंड केस क्या हो सकता है आपके पास? सेकंड केस क्या हो जाए? एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड DL वेक्टर कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। इसको आप एक और लाइन में क्या लिख सकते हैं? इसी बात को लिख सकते हैं कि EFI सरफेस के क्या हो? परपेंडिकुलर। या फिर आप इसको बोल सकते हैं EFI, जो EFI होना चाहिए दैट शुड बी, EFI शुड बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। पूरा लिख देता हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। दोस्त मेरी बात समझ गई? इस बात की फील आ रही है क्या? तो अगर फील आ गई फिर हमें अपनी भाषा में लिखना है। आपको ये सब छापने जो होते हैं अपनी भाषा में लिखनी चाहिए इस बात को। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो क्या बोला मास्टर ने कि अगर कभी भी आपके पास में गॉसियन सरफेस गिवन है, कभी भी गॉसियन, और ये बहुत काम की प्रॉपर्टी दोस्त, इसी प्रॉपर्टी से आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के पर कच्चे उड़ा सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है मास्टर कि जो नेट EFI होता है वो हमेशा क्या होता है? गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। रीजन समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, आइए अब अपने इसको मिटा देते हैं और थोड़ा और आगे इस पे चर्चा करते हैं। तो अपने इसको मिटाते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में लिखवा दूंगा। ये समझ में आ गया आपको लगी इसकी जरूरत है तो वापस पीछे आके छाप लीजिएगा ना। पर मेरा मानना ये कि आप अपनी भाषा में छापिए, आप चीज को समझिए, फिर अपने रफ में लिखिए, वो कॉपी में अलग ही चमकता है। आपका खुद का लिखा हुआ, देखो चाहने को नोट्स आपको पूरे मैं दे सकता था, पूरे नोट दे सकता, पर उसका फायदा नहीं होता दोस्त। मेरे लिखे हुए नोट्स में किताबें कितनी बड़ी फिजिक्स में, उससे पढ़ ले, उससे फायदा नहीं होता। जब तक हम खुद नहीं लिखेंगे चीजों को, तो वो भाई साहब आपको उसमें से रस नहीं मिलेगा, उसका फ्रूट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको खुद लिखना है, खुद मेहनत करनी है, खुद जूझना है चीजों से। ठीक है, हमने बात कर लिया भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस की। एक प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई, कौन क्या थी वो प्रॉपर्टी? जो नेट EFI है, दैट EFI नेट
is perpendicular to equipotential surface. Equipotential surface. अगर EFI की वैल्यू कुछ है और अगर EFI की वैल्यू 0 है तब तो बात ही खत्म होगी. अगर EFI एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास में, then net EFI will be perpendicular to the equipotential surface. सेकंड थिंग अगर आप बात करेंगे तो सेकंड थिंग आपको क्या समझ में आएगी, इसी एक चीज बस मेन बात यही है, इसी के मैं अलग अलग रूप में आपके सामने प्रेजेंट करता हूं. सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, कैन नॉट कट ईच अदर. अब मास्टर बोल रहे हैं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अपने एक दूसरे को कट नहीं कर सकते. ऐसा क्यों, ये अब आपको सोचना है. अपने दिमाग की बत्ती जलाइए और सोच के मुझे बताइए कि ऐसा क्यों सही है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते. रीजन बता सकते हैं क्या? हाँ सर रीजन बता सकते हैं. मान ले ये सरफेस 1 है, दिस इज सरफेस 1 और ये क्या आपके पास सरफेस 2. क्लियर? मैंने सरफेस 1 से बोला बता नेट EFI कहां, तो उसने बोला मेरे परपेंडिकुलर. मैंने बोला इसके हिसाब से E1 इधर. अगर आप बात करेंगे इस वाले सरफेस का नाम कुछ S2 है, इस सरफेस का नाम क्या है आपके पास S2. तो अगर इस सरफेस का नाम आपके पास में S2 है तो आप इससे पूछेंगे बताओ नेट EFI कहां, तो वो बोला नेट EFI S2 के परपेंडिकुलर. तो इसका जो E2 आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा. समझ रहे बच्चों इतनी बात? तो यार ये तो दुखी हो जाएगी, दुखी होने वाली बात है. सर कैसे दुखी होने वाली बात है? दुखी होने वाली बात तो ऐसे इस वाले पॉइंट पे या तो नेट EFI इधर होगा या फिर इधर होगा. दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है? जो नेट EFI है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस के. तो आप बोलेंगे ये कभी संभव नहीं है. बिकॉज अगर ऐसा हो गया कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कट कर गए तो जिस पॉइंट पे कट किए वहां पे नेट EFI की डायरेक्शन 2 हो जाएगी, जो कि कभी संभव नहीं है. तो हमने अपनी भाषा में ये आपको लिखना है क्या, अगर कभी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कट कर गए तो जिस पॉइंट पे कट किए वहां पे क्या हो जाएगा दोस्त, वहां पे नेट EFI की कितनी डायरेक्शन हो जाएगी, 2 डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि कभी संभव नहीं है. तो हमें इसकी कहानी लिखनी है और अपनी भाषा में लिखनी है. अगर आप बंगाल से बिलोंग करते हैं, बंगाली जानते हैं, बंगाली लिखिए. आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाबी लिखिए. गुजरात से बिलोंग करते हैं, गुजराती लिखिए. अपने फर्क नहीं पड़ता, आपके नोट्स है, आपको समझने. मैं नहीं पूछूंगा भाई तेरे नोट्स दिखा. ठीक है? अब अगर आप बात करेंगे ये तो अगर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट कट ईच अदर. थर्ड चीज की बात करते हैं आप. एक और स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा जो स्लाइड में आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा. सॉरी मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा इसके बाद है प्रॉपर्टीज में, उसमें थोड़ा सीक्वेंस अलग होगा. वो है आपके पास है व्हेन ए चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम वन पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अदर देन द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी 0. ऐसे बोल रहा है वो कि अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इस A पॉइंट से B पॉइंट पे चार्ज को मूव करते हैं. हमने क्या किया, Q को मूव किया कहां से कहां तक, A से B. और एक ऐसा सरफेस है तेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये बात समझ आ रही है? हमने क्या किया, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट था A, एक पॉइंट था B. हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक चार्ज को मूव किया. ठीक, तो आप बताइए वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा. वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा. क्यों 0 आएगा दोस्त? हर एक पॉइंट पे जो EFI होगा, हर एक पॉइंट पे क्या होगा दोस्त, जो EFI होगा वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर. क्या होगा दोस्त, इसके परपेंडिकुलर. देखने बनाते हैं, मस्त बनाते हैं. देखिए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर. क्लियर? और अगर तू यहां पे चल रहा है तो क्या बोलेगा, सर फोर्स इधर लग रहा है, dl इधर लग रहा है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला आता है वो होता है F.S और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे FS ये कितना बन जाए, cos 90 F इंटू में ये डिस्प्लेसमेंट dl लिख देते हैं ना, ये क्या बन जाएगा FL cos 90 डिग्री. क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, एंगल कितना 90 डिग्री. मतलब वर्क डन बाय स्टैटिक फोर्स कितना आएगा आपके पास, 0. तो भाई साहब तू देखेगा ना, एक ही मेन प्रॉपर्टी थी ये, तो उसके अलग अलग रूप बना दिए. कोई और भी रूप बनाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. मेन मुद्दा यही था इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पोटेंशियल क्या हो, सेम हो. ठीक है बच्चों? फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, अगर उसके हर एक पॉइंट पोटेंशियल सेम होगा तो ये कब सही है, जब EFI उसके परपेंडिकुलर हो. क्यों? अगर बच्चे EFI उसके परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो डेल्टा V का एक्सप्रेशन आता है माइनस ऑफ E डॉट dl. तो वहां पे क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा. क्यों आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस? बिकॉज यहां पे अगर आप इस डायरेक्शन में कुछ EFI होगा
इक्विपोटेंशियल सरफेस की डायरेक्शन में, तो आपके पास में कुछ ना कुछ जब आप चलेंगे तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डीएल से क्या आ जाएगा, डेल्टा वी आ जाएगा। तो EFI क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। अगर एंगल पे होगा तब भी तो दिक्कत है, एक कंपोनेंट आ गया फिर डेल्टा वी आ जाएगा। क्लियर, मेन प्रॉपर्टी बस यही थी, उसके बाद में ये दो तो उसी के नए नए रूप थे। आई होप आपको समझ गया होगा। इसके बाद में मैं आप यहाँ पे आपको स्लाइड दिखाई देगी जिसमें आपके पास प्रॉपर्टीज है, आप पहले इसको देख लीजिए फिर उसको देख लीजिए, फिर आपको जैसा समझ में आए आप छाप सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये बात छाप के अपनी भाषा में आप लिख लीजिए, आपको एक्चुअल बुकिश लैंग्वेज लिखनी है तो वो आपको दिखाई जा रही है, आप वहां से छाप सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो बच्चों अभी आपने इससे पहले क्या सीखा, आपने ये सीखा कि भाई जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक आपने उसके बारे में जान लिया। अभी हम डिफरेंट जैसे वजह पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, एक इनफाइनाइट प्लेन, इन सब की वजह से आपके पास में कैसे कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए इसका जो मेन हथियार है वो हथियार यही है कि जो EFI है, जब भी आप फंसे इस चीज का यूज कीजिएगा। जो EFI है वो हमेशा क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर आप इस बात को जानते हैं तो अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस गिवन होगा तो आप EFI बना सकते हैं, अगर आपको भी EFI गिवन होगा तो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, उस वाली लाइन को जो पहला आर्टिकल था उस पर हथियार, गन, गुण कुछ भी बना के इंपॉर्टेंट जो आप लिख लीजिए, वो अगर आपको पता होगा तो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे विश्वास मानिए आप नहीं फंसेंगे। अब मैं ये बोल रहा हूँ डिफरेंट पॉसिबल जो चार्ज सिस्टम है उनके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे। तो आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बताई थी कैसे कैसे शेप बनती है, पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे बनती है पता है आपको, रेडियली आउटवर्ड बनती है। फाइन, अगर आप पूछो लाइन चार्ज की वजह से कैसा बनता है, लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो क्या एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अगर दोनों से इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो यहाँ पे जो EFI है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे मान लें कुछ EFI है तो इसी तरफ होगा, तो अगर इस तरफ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करने से EFI मिलता है, ये पुरानी बातें थी। तो इसकी फील्ड लाइंस बनेगी ऐसी बनेगी, किसकी आपके पास में, एक लाइन चार्ज की फील्ड लाइंस। ठीक है, अगर आप बात करेंगे एक इनफाइनाइट प्लेन है, एक इनफाइनाइट चार्ज शीट है आपके पास में ना, इनफाइनाइट चार्ज शीट हम ऐसे बना देते हैं, इनफाइनाइट चार्ज शीट है। तो आप देखिए हर एक पॉइंट पे जो EFI है वो इसी तरफ है, कितना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी, इसकी ऐसी बनेगी। ये किसकी वजह से आपके पास में, इनफाइनाइट प्लेन की वजह से, इनफाइनाइट प्लेन की वजह से, इनफाइनाइट चार्ज शीट है, ये इनफाइनाइट चार्ज शीट है। तो जिसकी फील्ड लाइंस है वो ऐसी बन रही है आपके पास में, ऐसी बन रही है, ऐसे पैरेलल फील्ड लाइंस है। ये कैसी है आपके पास, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल फील्ड लाइंस है, पैरेलल फील्ड लाइंस है। बच्चों ये बात समझ रही है ना आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और यहाँ पे EFI यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो मुझे पता है यार, अगर मान लीजिए आपके पास में इनफाइनाइट चार्ज शीट है तो जो EFI आता है वो आता है सिग्मा बाय 2, तो वो यूनिफॉर्म है। तो अगर यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए आपस में, इक्वी डिस्टेंस। तो आप क्या बोलेंगे, जो EFI है वो क्या है, यूनिफॉर्म EFI है। क्या है दोस्त तेरे पास, यूनिफॉर्म EFI। डन, ये तो शीट की होगी ना फील्ड लाइंस। हम फील्ड लाइंस पे चर्चा कर रहे हैं अभी क्योंकि इसकी जरूरत है हमें, हेडिंग इसकी फील्ड लाइंस की नहीं है, फील्ड लाइंस हम पहले पढ़ चुके थे, मैं रिवाइज करवा रहा हूं एक बार इसको। अगर आपको नहीं पता आप छाप सकते हैं। ये लाइन चार्ज नहीं है, ये प्लेन है, ऐसे इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन है। मैं इसको थोड़ा शो करता हूं अपनी ड्रॉइंग से, मेरी ड्रॉइंग अच्छी नहीं है वैसे, पर आप समझ रहे हैं इधर ऐसे इनफाइनाइट प्लेन है आपके पास। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऐसे लाइन चार्ज देखेंगे, दिस इज, ये क्या है आपके पास, लाइन चार्ज, लाइन चार्ज। तो कैसा लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लॉन्ग, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो उसमें फील्ड लाइंस कैसे देखेंगे, तो फील्ड लाइन के पहले आप EFI बताइए, इस वाले पॉइंट पे EFI रेडियली आउटवर्ड, यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे ऐसी बनेगी, तो मतलब एक सेंटर पे ऐसे बन रही है, ऐसे फैल रही है, ऐसे फैल रही है ना। यहाँ पे ऐसे आप देखेंगे ऐसे होगी आपके पास, फिर ऐसे होगी, यहाँ पे ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे। तो रेडियली आपके पास ऐसा रहेगा फील्ड लाइंस, ऐसे हर एक डायरेक्शन में, यहाँ पे ऐसे हर एक डायरेक्शन में रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। समझ में आ रहा है। तो इसकी जो फील्ड लाइंस बनेगी वो कैसी बनेगी आपके पास, रेडियल फील्ड लाइंस बनेगी ऐसे, और वो कहां पे, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे जा रही होगी आपके पास, सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे वो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही है, ऐसे पूरे सेंटर पे ऐसे जा रही है। फाइन, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज की है। और पॉइंट चार्ज की अगर आप देखना चाहें, पॉइंट चार्ज की तो कैसी बन रही है, ऐसी बन रही है। आप इनको सही ढंग से देख लीजिए, मैं आपको इमेजेस वगैरह थोड़ा दिखा देता हूँ, जितना अपने पास हो सकता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप वो चीज देख लीजिए।
और ये फील्ड लाइंस पहले आप क्लियर कर लीजिए, फिर अपने बात करें इक्विपोटेंशियल सरफेस की। ये एक इनफाइनाइट प्लेन की वजह से बनने वाली फील्ड लाइंस है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर हैं। आपको यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ही बना के दिखाए गए हैं जो कि इन फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हैं, आप देख सकते हैं। ये एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से बनने वाली फील्ड लाइंस है जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाई गई है। ग्रीन कलर में जो बनाया गया है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो कि इस फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। EFI आपको समझ में आ गया, पॉइंट चार्ज की वजह से कैसा दिखता है, लाइन चार्ज की वजह से कैसा दिखता है, और आपके पास में अगर इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन हो उसकी वजह से EFI कैसा दिखता है। अगर आपको EFI क्लियर है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके लिए हलवा है। आइए हम करते हैं। सबसे पहले पॉइंट चार्ज का, यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट चार्ज है Q चार्ज, तो हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्त, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉइंट चार्ज की। इसकी बात कर रहे हैं पॉइंट चार्ज की। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी, तो मैंने क्या बोला, इक्विपोटेंशियल सरफेस EFI के परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप सोचिए जो फील्ड लाइंस है वो रेडियल है, फील्ड लाइंस क्या है, रेडियल। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा तेरे पास, स्फेरिकल बनेगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा तेरे पास, स्फेरिकल बनेगी, ऐसे ऐसे बनेंगे। ये स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर। अगर मान लो इसकी दूरी कुछ यहाँ पे R1 है और इसकी दूरी हम मान लेते हैं कुछ R2 है, तो इस वाले का इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल कुछ V1 है, इसका पोटेंशियल कितना है, V2। इसका मतलब क्या है दोस्त, ये अपने आप में जो स्फीयर है, इस स्फीयर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, और वो कितना है, V2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना। V2 की वैल्यू कितनी दोस्त तेरे पास, दैट इज KQ/R2, और V1 की वैल्यू कितनी है, KQ/R1। ध्यान रखना एक चीज सुनना है कि वो कंफ्यूजन रहता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि इस वाले स्फीयर का पोटेंशियल और इस वाले स्फीयर का पोटेंशियल दोनों का बराबर है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूं इस वाले स्फीयर का अलग पोटेंशियल है, ऊपर वाले स्फीयर का अलग पोटेंशियल है, पर इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे, इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, और बड़े वाले स्फीयर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। इज इट क्लियर। ठीक, तो ये हमने पॉइंट चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिए। इसकी फील्ड लाइंस कैसी बनती है, फील्ड लाइंस ऐसे बनती है ना आपके पास। फील्ड लाइंस क्या होगा, अगर मान लो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस गिवन होता, फिर फील्ड लाइन बनाओ, तब भी आसान है, सरफेस के परपेंडिकुलर बनाओ, ऐसी ऐसी बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डोंट कंफ्यूज। अगर आप इसको बनाना चाहे तो या तो पेंसिल से डॉट डॉट बना लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कुछ। ये EFI की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो EFI क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे ऐसे EFI होगा, ऐसे ऐसे। क्लियर है ये बात। तो मैं कचरा नहीं करना चाह रहा, इसमें ज्यादा नहीं बना रहा। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये पॉइंट चार्ज का हो गया बच्चों, ये बात समझ में आ गई कैसे सरफेस बनते हैं, स्फेरिकल सरफेस बनते हैं। ठीक है, और इसका एक पोटेंशियल सेम है, और ये V1 V2 समझ में आ गई। V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इजी है ये चीज। फिर अगर आप बात करेंगे लाइन चार्ज, फिर आप किसकी बात करेंगे, लाइन चार्ज। एक लाइन चार्ज जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे, आइए चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लाइन चार्ज बनाया, और कैसा लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज है। कैसा है, इनफाइनाइट लॉन्ग। ठीक है, अगर आप इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से देखें, फील्ड लाइन चमक रही है आपको कैसी, रेडियली आउटवर्ड, ऐसे ऐसे। पॉइंट चार्ज से तो हर ही डायरेक्शन में निकल रही है, इसमें कैसे निकलेगी, इधर इधर ऐसे, इधर इधर इधर, जैसे मार्केट घूम रहा है वैसे हर एक डायरेक्शन में। तो इसके परपेंडिकुलर सरफेस बनाएगा तो कैसा बनेगा, सिलेंडर बनेगा। पहले पॉइंट चार्ज से ऐसे रेडियल निकल, जैसे यहाँ पे पॉइंट चार्ज ऐसे निकल रही हरी डायरेक्शन के अंदर, इसमें ऐसे नहीं निकल रही, इसमें ऐसे हरी डायरेक्शन में, यहाँ पे ऐसे हरी डायरेक्शन में, यहाँ पे ऐसे हरी डायरेक्शन में। मैंने आपको फोटो में दिखाया या फिर आपको विजुअलाइज करवाने की कोशिश की थी वहां पे। तो अगर ये आपके पास ऐसा है, तो इसके जो गॉसियन सरफेस, सॉरी जो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे, आप सोचिए कि ऐसे कैसे सरफेस हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होंगे, तो आपको जवाब मिलेगा वो कैसा होगा आपके पास, दिस विल बी सिलेंड्रिकल, दिस विल बी सिलेंड्रिकल। दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका पोटेंशियल कुछ V1 है, इसका पोटेंशियल कुछ V2 है। मेरी बात समझ में आ रही है। इसकी दूरी यहां से कुछ R1 मान लो, इसकी दूरी कुछ R2 मान लो। तो मैंने बोला यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो कैसे हैं आपके पास में, दैट सरफेस आर सिलेंड्रिकल इन शेप, दैट आर सिलेंड्रिकल इन शेप। तो आपको समझ में आ गया कि अगर एक लाइन चार्ज होगा तो उसके कैसी शेप का बनेगा, सिलेंड्रिकल शेप की बनेगा। तो आपके पास V1 और V2 हो गए। आप चाहें तो आप इनकी वैल्यूज वगैरह निकाल सकते हैं, दोनों के बीच में जो आपके पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो भी निकाल सकते हैं।
तो हमने ये दो सरफेस के लिए बना लिया, पॉइंट चार्ज के लिए बना लिया, लाइन चार्ज के लिए बना लिया। अब हम एक और बनाते हैं, जैसे इनफाइनाइट लॉन्ग शीट होगा तो उसके आपके पास में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो कैसे होंगे। किसकी बात कर रहे हैं दोस्त हम? अभी हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे। आप सोच लीजिए, इतनी देर में मैं इसको रब कर देता हूं, फिर अपने उसको बनाएंगे। आपने छाप लिया ना? अगर नहीं छापा स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं अभी। बच्चा आप सोच के बताइए भी उसे कैसे बनेंगे सरफेस। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही होगी ना, फिजिक्स में अगर आपको चीजें विजुअलाइज हो रही है, आप देखने की कोशिश कीजिए, सिर्फ सवालों के पीछे मत भागिए। अगर आपको चीजें दिखने लगी तो आपके सब सवाल अपने आप हो जाएंगे। तो हमें क्या बोला गया? मुझे बोला गया इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट ऐसे बना दिया, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट अंदर की तरफ ऐसे करके कुछ इधर ऐसे इनफाइनाइट लॉन्ग शीट बन रही है ना आपके पास, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो इसकी जो फील्ड लाइंस है वो कैसी बनेगी, तो आपको मैं विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूं। ईएफआई तो आप फील्ड लाइंस देख लिया आपने, फिर अपने आगे एक बार वापस देख लेते हैं। ये आपके पास भी एक शीट मान लिया ना, तो फील्ड लाइंस क्या, हर एक पॉइंट पे ईएफआई इस तरफ, यहां पे भी ईएफआई इस तरफ, यहां पे भी इस तरफ, यहां पे भी इस तरफ, यहां पे भी इस तरफ, तो फील्ड लाइंस ऐसी बन जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे पैरेलल फील्ड लाइंस आ रही है, पैरेलल फील्ड लाइंस है, मतलब जितनी भीड़ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया यहां पे थी उतनी फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया यहां पे है। ऐसा क्यों होगा आपके पास? ऐसा इसलिए होगा बिकॉज ईएफआई सेम है। तो हमें समझ में आया सर, यहां पे जो फील्ड लाइंस बन रही होगी वो फील्ड लाइंस ऐसी है। वाह, और उनके बीच जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो गया आपके पास? सेम हो गया। ऐसे इक्वी डिस्टेंस बना लीजिए फील्ड लाइंस ऐसे। दीज आर द फील्ड लाइंस। इतना हम देख चुके हैं। और अगर मुझे फील्ड लाइन कोई बता दे तो मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत इजीली बता सकता हूं। ये कौन सी शेप आपके पास? इनफाइनाइट चार्ज शीट। ये क्या आपके पास? इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से हम क्या बना रहे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगी तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो कैसे होंगे दोस्त? प्लेनर होंगे। कैसे होंगे? प्लेनर। ये लाइन नहीं है, ये प्लेनर है ऐसे। These are the equipotential surface. These are the equipotential surface. तो equipotential surface कैसा बनेगा इसका? equipotential surface दोस्त कैसा बनेगा इसका? तेरे पास जो equipotential surface आएगा वो कैसा रहेगा आपके पास? प्लेनर शेप में रहेगा, प्लेनर रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालने सीख लिए, डिफरेंट शेप्स के लिए कैसे बनते हैं आपके पास में। और उसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, मैं वापस रिपीट कर देता हूं। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर क्या होंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इसको अगर आप थ्योरेटिकल देखना चाहेंगे तो इसके बाद में मैं आपके साथ में एक शीट शेयर कर दूंगा, वहां से इस चीज को पढ़ सकते हैं। ठीक, तो बच्चों सवाल है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस का। आपको ऐसे चार लाइनें दिखाई दे रही है ना, इसमें डायग्राम देख, सिर्फ मानते कुछ नहीं, सिर्फ डायग्राम दिख रहा है आपको। तो चार लाइनें हैं, 1 2 3 4 चार लाइनें हैं। इसका पोटेंशियल यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे 80 वोल्ट, यहाँ पे 60 वोल्ट, यहाँ पे 40 वोल्ट। इसका मतलब क्या है समझ के देखिए, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस उससे बनाए हैं। तो आप ये समझ गए इसका 100 वोल्ट लिखा, मतलब इस पूरी लाइन का 100 वोल्ट है। मतलब ये एक्चुअली से प्लेन है, ऐसे ऐसे क्या आपके पास? ये प्लेन है ये आपके पास। ठीक है, और ये प्लेन है, इसका इक्विपोटेंशियल प्लेन है आपके पास। तो मैंने लिख लिया कि दीज आर इक्विपोटेंशियल प्लेन, इक्विपोटेंशियल प्लेन। इसका मतलब क्या? इस पॉइंट, इस प्लेन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 100 वोल्ट। अच्छा, इस वाले प्लेन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 80 वोल्ट। इस वाले पॉइंट पे लाई करने वाले हर एक प्लेन का पोटेंशियल कितना है? हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 60 वोल्ट। यहाँ पे लाई करने वाले हर एक का कितना है? 40 वोल्ट। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब क्या पूछ रहा है आपसे? पहले पूछ रहा है फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईएफआई इन दिस रीजन। ये सवाल है मेरा। इससे पहले एक और सवाल है, आप मुझे पहले ये चेक करके बताइए कि यहाँ पे जो ईएफआई है वो यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा। आपको ये बताना है कि इस वाले रीजन में जो ईएफआई है, कौन से रीजन में यहाँ पे कुछ ईएफआई होगा ना। अगर आपके पास पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो कुछ ईएफआई भी होगा। तो ईएफआई आप मुझे ये बताइए, ये यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? क्या है मतलब इस वाले रीजन में ईएफआई? आपको इसके बारे में सोचना है, आपको डायरेक्शन बतानी है ईएफआई का, मैग्नीट्यूड बताना है। तो आप इसको प्रोसीड कीजिए, फिर अपने से सॉल्व करेंगे। हुआ बच्चों? ठीक, तो आप सबसे पहले तो आप ये बोलेंगे, अब इस पे चेक करते हैं ईएफआई यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है।
आपको समझ में आ रहा है? इस पूरे का 100, इस पूरे का 80, इस पूरे का 60, इस पूरे का 40। यार अगर आपको EFI निकालना होगा तो EFI का फॉर्मूला क्या होता है? E होता है माइनस डेल्टा V डिवाइड बाई dr, dV बाई dr। ये तो पढ़ा है आपने, dV बाई dr, ठीक। अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर चलने पे कितने का ड्रॉप आ रहा है? 20 वोल्ट का। कितने का ड्रॉप आ रहा है बच्चों? 20 वोल्ट का। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर चलने पे कितने का ड्रॉप आ रहा है? 20 वोल्ट का। और यहाँ पे भी कितने का आ रहा है? 20 वोल्ट का। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इक्वल डिस्टेंस चलने पे इक्वल पोटेंशियल का ड्रॉप आ रहा है, मतलब E इज इक्वल माइनस dV बाई dr है, तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो यहाँ पे आएगी, वो यहाँ पे आएगी। तो समझ में आ रहा है? तो E कैसा है आपके पास? यूनिफॉर्म है। E कैसा है आपके पास? यूनिफॉर्म। तो ऐसे आप चेक कर लेंगे। अगर मान लीजिए पास होते, यहाँ पे 100 होता, फिर 80 होता, 60 थोड़ा पास होता, 40 फिर 60 के पास होता, तो आप क्या बोलते? अगर ऐसा होता, मैं बता रहा हूं कि ये बात 60 थोड़ा पास होता, 80 और 60 के बीच में गैप होता आपके पास 1/2 सेंटीमीटर का, और आपके 60 और 40 के बीच में गैप होता 1/4 सेंटीमीटर का। तो अब आप क्या बोलते कि सर जो डीवी तो सेम है पर dr की वैल्यू क्या हो रही है? कम होती जा रही है। तो EFI क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है, फिर वो नॉन यूनिफॉर्म होता। क्लियर? तो अभी ये कैसा है आपके पास? यूनिफॉर्म है। इतनी बात समझ रही है बच्चों? बहुत बढ़िया। अब अपने चलते हैं डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन के बारे में मैंने आपको एक बार एक लाइन बताई थी और मैंने बोला था आपको बहुत हेल्प करेगी। वो लाइन क्या थी? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्रॉप्स। तो मान लो आपको पता लग गया सर EFI की डायरेक्शन ये वाली होगी, बिकॉज इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। अब मान लो कभी आपके पास सवाल आ जाए, ऑब्जेक्टिव सवाल आपके पास आया हुआ है और आपको बोला ऐसा है, बताओ EFI की मतलब EFI की वैल्यू कितनी है? तो उसमें से आप कुछ ऑप्शन तो सिर्फ डायरेक्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, सिर्फ डायरेक्शन से। आपको पता भी डायरेक्शन ये वाली लिखी हुई होनी चाहिए, किसी J लिखा तो गलत, K लिखा तो गलत। तो कई बार सीधा सिर्फ डायरेक्शन से सवाल होता है, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो बच्चों डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उस मेजर बात को वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या कि अगर आप EFI की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? आपके पास ड्रॉप होगा। तो आपको समझ में आया पोटेंशियल इस डायरेक्शन में ड्रॉप हो रहा है, तो मतलब EFI इस तरफ है। अच्छा, अब आपसे चलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ EFI पे। तो अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ EFI पे जाएंगे तो E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? dV बाई dr। dV कितना आपके पास? 20, और r की वैल्यू कितनी आपके पास? 1 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मीटर में। माइनस आ गया आपके पास में, सॉरी वैसे माइनस डायरेक्शन के लिए आना, फिर मैं कर देता हूं। देख आपने लिखा फाइनल माइनस इनिशियल, तो 80 माइनस 100 डिवाइड बाय कितना? 1 सेंटीमीटर माइनस, तो कितना है आपके पास? 20 बाय 1 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे बच्चों तो सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 2000 न्यूटन पर कूलम। क्लियर? आपके पास है माइनस, मान लो कभी आ जाएगा, वो वरी नहीं होना है। माइनस सिर्फ इसको बताता है डायरेक्शन को। अभी आपने क्या किया? आप चले इस तरफ, तो dr की डायरेक्शन ये थी ना, और E पॉजिटिव आ गया, मतलब आपने ये डायरेक्शन dr की मान, तो E की भी यही आएगी। अगर यहाँ पे E नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब क्या था कि dr आपका इधर है तो E उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मैं बोल रहा हूँ गणित से डायरेक्शन देखो ही मत, डायरेक्शन सीधी देखो भाई। क्या EFI की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? आपके पास ड्रॉप होगा। तो सिंपल सवाल था, बेसिक सवाल था, आपसे बनना चाहिए। इसको आप छाप लीजिए, फिर इसके बाद में हम थोड़ा और बढ़िया सवाल करते हैं। बच्चों एक सवाल कर रहे हैं हम, सवाल थोड़ा अच्छा है। सवाल में क्या है? अगेन आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाए गए। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे है ना, ये प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दीज आर द प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका वर्ग सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट, इसका 20 वोल्ट, इसका 30, इसका 40 वोल्ट। क्लियर? और समझ में आ रहा है आपको? ऐसे है कितने एंगल पे? 45 डिग्री पे, सब 45 डिग्री पे। सवाल क्या है? फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट EFI। आपको ये बताना है कि जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नेट EFI का है वो कितना है और किस तरफ है। आप इसको सोल्व कीजिए, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। सवाल अच्छा है तो आप ढंग से सोल्व कीजिएगा, तो टाइम दीजिएगा। हाय बच्चों, हुआ? ठीक। पहली बात तो डायरेक्शन के लिए अपने को बहुत आराम है, हमें सीधी बात पता है कि जो नेट EFI होता है वो क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। तो जो EFI होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। कैसे? ये परपेंडिकुलर लाइन है क्या? नहीं, ये परपेंडिकुलर नहीं है। कैसे होगी परपेंडिकुलर? इसकी कुछ ऐसे करेंगे। तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये EFI की डायरेक्शन है।
अब किस तरफ है, ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है, वो हम चेक कर लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कैसे पता करेंगे यार EFI ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है? इतना आपको क्लिक कर रहा है क्या? हाँ, हम कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है दैट डायरेक्शन ऑफ EFI, तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। देखिए तो कौन सी डायरेक्शन होगी EFI की? ये वाली डायरेक्शन होगी EFI की। सबसे पहले ये चमका इसी लाइन के अलॉन्ग आएगा, बिकॉज EFI हमेशा क्या रहता है आपके पास में इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। तो ये डायरेक्शन चमक गई इसी लाइन पे होगा, या तो इधर या फिर इधर। फिर आपको समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जहां से पोटेंशियल घटना चाहिए इस तरफ जहां से पोटेंशियल घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे 40 है, फिर 30 है, फिर 20 है, फिर 10 है। मेरी बात समझ में आ गई? EFI की डायरेक्शन क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन होगी EFI की। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है। तो आप क्या बोलेंगे? E net is in direction of -45 degree from negative x एक्सिस, या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस बोल दिया तो उससे आप 45 बोल सकते हैं। क्या बोला? 45 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इससे कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। डायरेक्शन क्लियर होगी बच्चों। आइए अब अपने निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू -dv/dr। अच्छा, इस वाले केस में dv की वैल्यू कितनी है? dv की वैल्यू है आपके पास में 10 वोल्ट, और r की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। सही कर रहा हूं क्या? तो अगर मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर कर दूंगा तो ये सही है या गलत है? दोस्त ये गलत है। आपको क्या बोला? ये E किसकी डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में E है उसी डायरेक्शन में क्या लेना है? dr। तो भाई साहब E नेट इस तरफ है ना आपके पास में, अगर E नेट इस तरफ से dr भी तो यही वाला लेंगे। क्लियर? तो आपको जो डिस्टेंस लेनी है इन दोनों के बीच में वो डिस्टेंस 10 नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। वो कितनी है आपके पास में? 10। तो ये कितना हो जाता है? 10 sin 45। मैं वापिस अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, मैंने पहले बताया था कि जिस डायरेक्शन में dr होता है उसी डायरेक्शन में E होता है। क्लियर? तो E आपके पास इस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं आप। अगर आप इस डायरेक्शन का E निकाल रहे हैं तो dr भी इसी डायरेक्शन का लेना है आपको। तो कितना है आपके पास? E इज इक्वल टू -dv/dr में dv तो आ गया 10, -10 आ गया, और माइनस प्लस उसके लिए फाइनल माइनस इनिशियल करा तो -10 आ गया, फिर एक माइनस और प्लस हो गया। dv करा फाइनल माइनस इनिशियल -10, एक और माइनस भी तो लगा हुआ है, वो माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस, डिवाइड बाय ये डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास? दिस डिस्टेंस इज, ये आपके पास में परपेंडिकुलर बन रहा है तो हाइपो बन रहा है ना। दिस इज 10 sin 45, 10 sin 45। तो कितना आ रहा है बच्चों आपके पास ये? और ये सेंटीमीटर में है तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसने इसको मान लिया। तो यहाँ पे कितना है आपके पास? 100√2 न्यूटन पर कूलम। मेरी बात समझ में आ रही है? सर अगर मैं ये वाला डिस्टेंस दे देता, ये 10 दे देता तो क्या आता? तो फिर आप क्या करते? मैं वैसे बता रहा हूं, अगर आप ये डिस्टेंस लेते तो आंसर कितना आता आपके पास? दिस इज 10 डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर, ऊपर जाके 100 बन गया, तो कितना है आपके पास? 100 न्यूटन को। तो ये क्या है? तो यार इसमें देख E के एक्सप्रेशन में -dv/dr में dr किसकी डायरेक्शन में लिया? सर इस डायरेक्शन में लिया, और अगर dr इस डायरेक्शन में लिया तो E भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो इस डायरेक्शन में ये कितना आना चाहिए? 100 न्यूटन को। हम आ तो रहा है, नेट इस तरफ है, इसका एक कंपोनेंट ब्रेक कर ले तो कितना आ जाएगा? बस 100 आ जाएगा। मैं वापिस बात को रिपीट कर रहा हूं, अच्छी बात है सुन। अगर मान लीजिए सर हम यहाँ पे 10 sin 45 नहीं लेके 10 लेते तो क्या होता? तो भाई साहब आप, मैं वापस बेसिक पे जा रहा हूं, मैंने वो क्या बोला? जिस डायरेक्शन का dr लेंगे उसी डायरेक्शन का E मिलेगा। अगर आप इस डायरेक्शन का dr लेंगे तो E भी इसी डायरेक्शन का मिलेगा, और इस डायरेक्शन में E कितना आना चाहिए? E नेट, यहाँ पे E नेट है, क्या आएगा? E नेट cos 45, और E नेट cos 45 की वैल्यू कितनी आएगी? E नेट ये रहा, दिस इज E नेट, cos 45 करेगा तो 100 आना चाहिए, और वही 100 आ रहा है तो ये डायरेक्शन लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपना सिंपल सा कंसेप्ट है भाई साहब, जिस डायरेक्शन का dr होगा उसी डायरेक्शन का क्या होगा? आपके पास E होगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अच्छी बात है, आपको चमक रही है। अगर आप ये वाली बात मुझे अच्छी लगती है, लोग ये सोचे कि सर जी अगर हम ये वाला dr लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? भाई साहब वही कंसेप्ट, जिस डायरेक्शन का dr डायरेक्शन का E, तो आपको x एक्सिस के अलोंग EFI मिलेगा, और वो कितना आना चाहिए? E net cos 45, E net cos 45 करें तो 100 आएगा। मैंने करके दिखाया 100 ही आ रहा है। तो ये क्या है दोस्त आपके पास? ये EX है, ये क्या है? EX। तो करके देखना, ये रिजल्ट आ रहा है। डन? आप इसको छापिए, फिर अपने आगे और सवाल करते हैं। तो बच्चों एक सवाल है, और ये भी कंसेप्चुअल सवाल है। अगर आपको थ्योरी पार्ट क्लियर है तो ये सब सवाल आपके लिए हलवा है, आप खटखट सवालों कर देंगे कोई बिना किसी दिक्कत के। सवाल में आपको क्या बोला गया? 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाए हैं। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे, ये लाइन नहीं है, सरफेस है ना, ऐसे कुछ कर्व सरफेस होगा। कैसा कर्व सरफेस होगा? आप ऐसे देख सकते हैं इसको, या ऐसे कोई पेज होगा, ऐसे टिल्टेड सा पेज होगा। ये सरफेस है ना ये,
ठीक, और ये ऐसे एक सरफेस है 40 वोल्ट का, ये ऐसे 30 वोल्ट का, समझ में आ रहा है? तीन सरफेस है, इस वाले सरफेस का पोटेंशियल 50, इसका 40 और इसका 30। आपसे पूछा गया पहला सवाल क्या है आपकी स्क्रीन पे? पहला सवाल है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। आपको ये बताना है कि भाई साहब इस वाले रीजन के अंदर, जो यहाँ पे रीजन है, वहां पे EFI यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। सेकंड पॉइंट, तो सेकंड सवाल आपकी स्क्रीन पे वो क्या है? फाइंड पॉइंट एट विच EFI इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। वो पॉइंट बताइए जहां पे EFI मैक्सिमम है, और वो पॉइंट बताइए जहां पे EFI मिनिमम है। सवाल आपके हवाले, आप इसको सॉल्व करके बताइए, सिंपल सवाल है। हाँ बच्चों करें इसको, ठीक। तो पहली बात तो आप ये देखिए यार, EFI निकालने का तरीका क्या? सेम प्रोसेस कर रहे हैं, पर सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज हम इसमें एक्सपर्ट होना चाहते हैं। E का एक्सप्रेशन आता है -dV/dr, E इज इक्वल टू -dV/dr। तो आप देख रहे हैं इन दोनों सरफेस के बीच में, इन दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट का। कितने का दोस्त? 10 वोल्ट। ये तो पता लग गया सर जी, माइनस ये तो आ गया आपके पास -10 वोल्ट, बिकॉज फाइनल माइनस इनिशियल क्या 10 आ गया। अब आप ये बताइए dr कितना है? dr, तो dr आप क्या बोल सकते? पहले यहाँ पे dr कम था, तो कम काउंट से डिवाइड करेंगे। नीचे जैसे जैसे आप आ रहे हैं वैसे वैसे dr की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ती जा रही है। और अगर तो dr की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो EFI की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। समझ रही है ये बात? तो आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे, डायरेक्शन बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगा? बट डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो 50 से 40 की तरफ होगा या 40 से 50 की तरफ होगा? अरे सर जी ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं, अब हमें समझ में आ गया है क्या कि डायरेक्शन कहां से कहां होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो डायरेक्शन कहां होगा? 50 से लेके 40 तक। बहुत बढ़िया। अब तू ये बता सर जी, यहाँ पे EFI ज्यादा होगा और यहाँ पे EFI और कम होगा, यहाँ पे और कम होगा। सर जी ऐसा क्यों? बिकॉज डेल्टा भी तो सेम है, dr की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। जैसे dr बढ़ेगा वैसे वैसे EFI क्या होगा? कम होगा। बहुत बढ़िया। तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अरे हमें समझ में आ गया सर जी, ये क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। चल ये तो डन हो गया। अब इस वाले पे आते हैं, फाइंड पॉइंट एट विच EFI इज मैक्सिमम। मैंने बोला यार dV तो सेम आ रहा है, dV सेम आ रहा है, चाहे इसमें देख चाहे इसमें देख, इसमें भी 10 वोल्ट का dV है, यहाँ पे भी 10 वोल्ट का dV है। अब सारी कहानी है dr के पास, जहां पे dr कम, मतलब जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास, वहां पे EFI ज्यादा। dr कम होने का मतलब ये है ना पास पास। मैं बोलूं इन दो मार्कर्स के बीच में डिस्टेंस को कम करना है, कम करना मतलब पास पास रखो, ज्यादा करना दूर दूर रखो। मतलब जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास वहां पे EFI ज्यादा, और जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर वहां पे EFI क्या? कम। चमक रही है ये बात? कई बार इसका सवाल आया तो सीधा आपको शेप बना के दिखा देगा कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बताइए कहां पे EFI ज्यादा कहां पे कम। जैसा कि जो सवाल हम कर रहे हैं, तो आपको फटाफट इसको पिक करना है। सर जी अगर आपके पास में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है पास पास में रहेंगे तो EFI ज्यादा, और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर रहेंगे तो आपके पास में EFI कम। तो आप क्या बोलेंगे सर जी? सी पॉइंट पे EFI सबसे ज्यादा, बिकॉज सबसे क्लोज यहीं पे है। बी पॉइंट पे फिर उससे कम, बिकॉज थोड़ा कम क्लोज है। और ए पॉइंट पे सबसे कम। तो हलवा सवाल था, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो सिंपल था, आपको एक बार थ्योरी का फंडा चमक गया तो भाई साहब ये सब सवाल आपके सामने टिकने वाले नहीं है। ठीक है, आप इसको छापिए, फिर अपने आगे चलते हैं। बच्चों ये सवाल बढ़िया सवाल है ना, इसमें मोस्टली लोग गलत कर बैठते हैं इसको, तो आप देखते हैं आप सही करेंगे कि नहीं। सवाल के अंदर क्या है आपके पास में? तीन ये आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये स्फेरिकल शेप की है, मतलब मैंने स्फीयर का एक पार्ट दिखाया पर स्फेरिकल शेप किया ना, तो मैंने लिखा शोन इक्विपोटेंशियल सरफेस और स्फेरिकल शेप ऊपर मेंशन कर दिया। इस वाले सरफेस का जो पोटेंशियल है वो 60 वोल्ट है, ये 30 है, इसका कुछ V है वो V बताना है। इन तीनों स्फीयर्स का जो सेंटर है वो यहाँ पे है, इसकी रेडियस कुछ 10 है, 20 है और इसकी कुछ 30 है। V की वजह से आपको निकालनी है। तो आपके वाले सवाल पर सवाल ढंग से कीजिएगा। सर बोल रहे हैं इसकी गलती होने के चांसेस हैं, आपको गलती नहीं करनी है। सॉल्व कीजिए इसको, फिर अपने से डिस्कस करेंगे। हुआ बच्चों? अब ट्राई करें इसको अपने। ठीक, लोग ऐसे करते हैं सर जी यहाँ पे 60, यहाँ पे मतलब 10 सेंटीमीटर में कितने का ड्रॉप आया? 30 का। तो यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर में 30 का आ जाएगा, यहाँ का 0 हो जाएगा। ऐसा कितने लोगों ने किया? ये 0 वोल्ट ऐसा निकाला गया 0 वोल्ट, तो से गलत है।
लॉजिक सोच रहे हैं यार, ऐसे क्या तुक्का थोड़ी मार रहा है यहाँ पे 30 हुआ यहाँ पे 30, क्या मतलब कुछ रीजन या तो ये बोल सकते यहाँ पे EFI यूनिफॉर्म है। अगर EFI यूनिफॉर्म होता तब तो बोल सकते सर इक्वल डिस्टेंस में इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और अगर EFI यूनिफॉर्म होता तो फील्ड लाइंस ऐसी होती, फील्ड लाइंस कैसी होती, ऐसी होती। और फील्ड लाइंस ऐसी होती तो इसके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है प्लेनर बनते। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर स्फेरिकल बन रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस तो फील्ड लाइंस ऐसी ऐसी है। और अगर फील्ड लाइंस ऐसी ऐसी है तो कभी भी ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसी फील्ड लाइन में संभव है क्या EFI यूनिफॉर्म होते? कैसे होगा यार, यहाँ पे ज्यादा है पर यूनिट एरिया, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये गलती नहीं करनी है। ये कब यहाँ पे जीरो हो जाता, मतलब इक्वल डिस्टेंस में इक्वल ड्रॉप तब आता जब EFI यूनिफॉर्म होता। पर EFI यूनिफॉर्म कैसे होगा दोस्त? EFI यूनिफॉर्म होता कब, जब EFI ऐसे पैरेलल होता, आपके पास फील्ड लाइन से पैरेलल होती, जैसे प्लेन उसका इक्विपोटेंशियल पे प्लेनर बनते। पर यहाँ पे स्फेरिकल बन रहे हैं, स्फेरिकल बने मतलब फील्ड लाइन ऐसी है 3D डायमेंशन में, जो पॉइंट चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती है वो वाली, तो कैसे हो सकती है यूनिफॉर्म? वो नहीं हो सकती ना, यहाँ पे पर यूनिट एरिया कम है ज्यादा है। इज इट क्लियर? पहले समझना कि आप गलती क्या कर रहे हैं ना। अगर आपको गलती समझ में आ जाएगी तो आपको नया रास्ता भी दिख जाएगा। पहले गलती पता होनी चाहिए आपको। कई बार क्या होता है, हम सवाल करते हैं गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, तो गलत आ रहा है पहले चेक करके तुझे गलती मिल रही है कि नहीं। गलती मिल गई तू क्या गलत करा, फिर नया सीख ले। अब देख तुझे समझ में आया सर, ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस किससे बनते हैं? चार्ज से बनते हैं, मतलब पक्का यहाँ पे सेंटर पे कोई चार्ज हुआ। तो आप क्या बोलेंगे, इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है? KQ/10 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी देर पर 60 वोल्ट। बहुत बढ़िया। इसको क्या लिखेगा? इसको लिखेगा KQ/20 सेंटीमीटर। यहां पे लिखा पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, मान लो यहाँ पे कुछ चार्ज Q होता तो उससे R दूरी पे, यहाँ पे कुछ चार्ज Q है उससे R दूरी पोटेंशियल क्या लिखते हैं हम? KQ/R तो लिखते हैं, वही मैं कर रहा हूँ। इसका पोटेंशियल कितना होगा? KQ/10 सेंटीमीटर। इससे कितना होगा? KQ/20 सेंटीमीटर। इससे कितना होगा? KQ/30 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी है? 30 वोल्ट। ठीक है। फिर आपसे किसकी वैल्यू पूछेगी? KQ/30 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यार आप देख लो KQ की वैल्यू कितनी है। KQ की वैल्यू आपके पास 600, तो 600 यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो KQ की वैल्यू कितनी है बच्चे? यहाँ से 600, 600 डिवाइड बाय 30, ये तेरे पास साफ हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी है तेरे पास? 20 वोल्ट। तो आंसर कितना आएगा? V की वैल्यू आएगी 20 वोल्ट। अगर आपने ऐसा सर डायरेक्टली जीरो कर दिया तो पहले आपको ये सोचना है कि सर जी जीरो क्यों नहीं होगा? बिकॉज इक्वल डिस्टेंस में इक्वल पोटेंशियल तभी ड्रॉप होता है जब EFI यूनिफॉर्म हो, क्योंकि E इज इक्वल टू माइनस dV/dr होता है आपके पास। और आप पता है इक्वेशन इक्वल ड्रॉप है मतलब EFI यूनिफॉर्म, पर EFI यूनिफॉर्म तो नहीं दिखाई दे रहा ना। कैसे? फील्ड लाइंस है आपके पास में स्फेरिकल शेप में, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल है तो फील्ड लाइंस ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगी। तो कैसे बनेगा आपके पास में यूनिफॉर्म EFI? तो अगर यूनिफॉर्म EFI नहीं है तो इक्वल डिस्टेंस में इक्वल ड्रॉप नहीं होगा। तो ये सवाल अच्छा है, आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंशन कर लीजिएगा। ठीक, आप इसको छाप लीजिए। फिर आइए आगे कुछ देखते हैं। बच्चों दो स्टेटमेंट है ना आपके पास में, और बहुत ही सिंपल से स्टेटमेंट है, ट्रू फॉल्स है, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ दिमाग लगाना है ना आपका। और मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब सही दें, जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको सही जवाब देना है। सवाल में क्या बोला गया है? इफ एट एनी पॉइंट V इज जीरो। V मतलब पोटेंशियल, यहाँ पे V पोटेंशियल होता है, वेलोसिटी नहीं होता ना, हम काइनेमेटिक्स से बाहर आ चुके हैं 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक में। यहाँ पे V पोटेंशियल होता है। इफ एट एनी पॉइंट V इज इक्वल टू जीरो मतलब पोटेंशियल इज जीरो, देन E मतलब EFI मस्ट बी जीरो। उस पॉइंट पे EFI मस्ट बी जीरो होना चाहिए। देन एट दैट पॉइंट लिख लो, देन एट दैट पॉइंट E मस्ट बी जीरो। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स आपको बताना है। फिर दूसरा सवाल है, इफ एट एनी पॉइंट E इज इक्वल टू जीरो, देन एट दैट पॉइंट V मतलब पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। E यहाँ पे बता रहा है EFI को, E क्या बता रहा है आपको? EFI इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और V किसको बता रहा है? पोटेंशियल को। तो मुझे ये बता दोनों स्टेटमेंट में कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, या फिर जो भी है आपके पास, और विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके लिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सर जी। हाँ ये देखिए अपने पास एग्जांपल भी है इसका, करके बताइए कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स। करें बच्चों? आइए इसका जो आंसर है पहले उस पर चर्चा करते हैं। इसका भी फॉल्स है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। कितना लोगों सही आ रहा है? ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, इसके दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर आपने ट्रू किया है तो गलत है, तो ये फॉल्स आना चाहिए। अगर आपको नहीं सर अभी भी हमें सोचने के लिए टाइम चाहिए तो वापस स्क्रीन पॉज कर लीजिए, वापस आप सोचिए।
अब मैं आपको रिजल्ट बताता हूं। सबसे पहले बोला इफ एट एनी पॉइंट पोटेंशियल इज जीरो देन ई मस्ट बी जीरो। मैंने बोला गलत। कैसे, मैं तो दिखाता हूं। देख, अगर यहाँ पे ऐसे एक प्लस क्यू चार्ज रख दे और यहाँ पे क्या रख दे, तू ऐसे माइनस क्यू चार्ज रख दे, इसे सेंटर वाला पॉइंट निकाल, इसकी दूरी यहाँ से कुछ एल, यहाँ से कुछ एल, इस वाले पॉइंट का नाम ओ रख दे। तो अब तो इस वाले ओ का ओ मतलब इसका नाम कुछ ओ रख दे, इस पॉइंट का नाम कुछ पी रख दे। तो अगर तू बोलेगा वीपी पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो इस वाले चार्ज की वजह से क्या लिखिएगा, के क्यू बाई एल, और इस वाले की वजह से क्या लिखिएगा, माइनस के क्यू बाई एल। जिसकी वैल्यू कितनी, तेरे पास जीरो, मतलब इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है। क्या EFI जीरो है क्या? EFI देख, ये पॉजिटिव चार्ज इधर खींचेगा और ये नेगेटिव चार्ज इधर खींचेगा, तो यहाँ पे E एट पी क्या है आपके पास, नॉट जीरो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी पॉइंट पे V आपके पास में जीरो हो तो E भी जीरो होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। अब सेकंड स्टेटमेंट में चल, इफ एट एनी पॉइंट E इज जीरो, तो यहाँ पे तो एक प्लस क्यू मान ले, यहाँ पे प्लस क्यू मान ले। अब सेंटर वाले पॉइंट को देख, इसका नाम P मान ले, ये दूरी L, ये वाली दूरी L। तो अब तू क्या बोलेगा, E एट P कितना है, E एट P। तो देख, अगर ऐसा है तो E एट P कितना है, जीरो आ रहा है ना। कैसे आ रहा है जीरो, ये पॉजिटिव इधर मार रहा है, ये पॉजिटिव इधर मार रहा है, जीरो हो गया। अच्छा, अगर तू पोटेंशियल निकाल ले, पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये नॉन जीरो आएगा। करके देख ले कितना आ रहा है तेरे पास, VP अगर तू निकालेगा के क्यू बाई एल प्लस के क्यू बाई एल, टोटल कितना आता है पास, 2KQ बाई एल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप। आपने एग्जांपल भी इसके देख लिए। ठीक है बच्चों, ये वाला टॉपिक, हमारा जो इक्विपोटेंशियल वाला टॉपिक है वो हम यहाँ पे खत्म।